साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश जहाँ पे काले और गोरे कलर को लेकर भेदभाव हो रहा है। साउथ अफ्रीका में काले और गोरे लोगों को दो जगहों पर डिवाइड कर दिया गया है, जहाँ पर गोरे लोग शानो शौकत से अपनी जिंदगी बिताते हैं और काले लोग गरीबी में जीते हैं। बट वाई, इसके पीछे का पूरा रीजन क्या है, तो आइए समझते हैं। देखिए, इसे समझने के लिए हमें जाना होगा 1880s में, जब अफ्रीका पूरा एम्प्टी था और इस समय एंट्री होती है दुनिया के सबसे बड़े लुटेरे ब्रिटेन की, और ये अफ्रीका के सूडान और साउथ के हिस्से को कब्जा लेता है। अब खुला भंडारा बट रहा होता है तो फ्रांस भी आ जाता है और वो वेस्ट और नॉर्थ के हिस्से को कब्जा लेता है, और फिर जर्मनी, बेल्जियम, इटली, पोर्तुगाल, स्पेन भी आ जाते हैं। और इस समय अफ्रीका का मैप एक जिक्सो पजल की तरह हो जाता है, क्योंकि सारे यूरोपियन पावर एक दूसरे में ही अफ्रीका को डिवाइड कर लेते हैं। अब थोड़ा पीछे जाएंगे तो 1600 में डच लोगों ने एशिया से आने वाले फूड और मसालों के जहाजों की जांच करने के लिए साउथ अफ्रीका को कब्जा लेते हैं, और फिर 1800 में ब्रिटेन ने साउथ अफ्रीका को कब्जा लिया था, और वियना कांग्रेस ने इस बात को ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि साउथ अफ्रीका अब ब्रिटेन का हिस्सा है, और डच गवर्नमेंट को 600 मिलियन पाउंड देकर वहां से रवाना कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर पहले से ही 27,000 डच लोग बस चुके थे और 30,000 अन्य जाति के भी लोग थे, जिनको यहाँ पर गुलाम बनाकर लाया गया था, और यहाँ पर 17 लाख हेसन जाति के भी लोग रहते थे। जिसके बाद ब्रिटिश लोगों ने दास प्रथा को हटाने की कोशिश की। दास प्रथा एक ऐसी प्रथा है जिसमें डच लोग एक बार मजदूरों को खरीद लेते थे और फिर उनके मरने तक उनसे काम कराते थे। अब क्योंकि ये इनकी कमाई के सोर्स थे, तो उन्होंने केप कॉलोनी को छोड़ने का फैसला किया, और फिर जन्म होता है ऑरेंज फ्री स्टेट और नटाल कॉलोनी का। लेकिन फिर 1842 में ब्रिटेन ने नटाल कॉलोनी पर कब्जा कर लिया, क्योंकि नटाल कॉलोनी समुद्र तट पर स्थापित थी, और फिर 1948 में इन्होंने ऑरेंज फ्री स्टेट पे भी कब्जा कर लिया। जिसके बाद डच लोग जाकर ट्रांसवाल में रहने लगते हैं, और फिर 1870 में केप कॉलोनी और ऑरेंज फ्री स्टेट के आसपास डायमंड मिलना चालू हो जाते हैं। जिसके बाद ब्रिटेन 1877 में पूरे बोर ट्रांसवाल पर कब्जा कर लेता है, और 16 दिसंबर 1880 में फर्स्ट बोर वॉर स्टार्ट हो जाती है, जिसमें डच लोगों की जीत होती है। लेकिन फिर आगे चलकर दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड माइन की खोज होती है SAR में, और फिर इसकी वजह से एक और वॉर चालू हो जाती है, जिसमें बड़े पैमाने पर ब्रिटिश लोग डच लोगों से जीत जाते हैं। लेकिन अब भले ही हिंदी चीनी भाई भाई ना हो पाए हों, लेकिन गोरे और गोरे भाई भाई हो जाते हैं, और ये लोग काले लोगों के खिलाफ होते हैं। अब आपने ये तो समझ लिया कि कैसे गोरे लोग काले लोगों के खिलाफ हुए थे, तो आइए अब ये समझते हैं कि कैसे इन गोरे लोगों ने काले लोगों को अपने रास्ते से हटाया और इनको इन्हीं के देश में नौकर कैसे बना दिया। देखिए, नेटिव लैंड 1913 एक्ट के तहत इन ब्लैक लोगों को इस जगह पर उठा के फेंक दिया गया, जहाँ पर सिर्फ 8% साउथ अफ्रीका का लैंड एरिया इन ब्लैक लोगों को दिया गया, और वो इस जगह के अलावा और कहीं पे भी रह नहीं सकते थे और ना ही कहीं जा सकते थे, और इन व्हाइट लोगों को केप टाउन जैसे बड़े शहरों में काम करने का मौका दिया गया, और वो यहीं पर रह भी सकते थे। बट 1934 में यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका ऑफिशियली एंड हो चुका होता है। अब जो यहाँ की नेशनल पार्टी होती है वो 148 लॉ बनाती है, जिसमें से 1950 पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन लॉ के तहत लोगों को कलर के हिसाब से बांट दिया जाता है, और बंतुस्तान एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे बहुत सारे ब्लैक लोगों को रखा जाता है, और इन ब्लैक लोगों के लिए बहुत सारे लॉ बनाए गए थे, जिसमें से एक लॉ ये था कि इनको अपने पास एक पासबुक रखनी होती थी, जिसमें लिखा होता था कि ये कहाँ पे जॉब कर सकते हैं और कहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब जो जितने भी डेवलप एरिया होते हैं वो जगह होती है गोरे लोगों की, और डिस्ट्रिक्ट 6 एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे ब्लैक लोगों ने बड़ी मेहनत से अपने घर बनाए थे, और सारे गरीब ब्लैक लोग यहीं पर रहते थे। लेकिन 1966 में ये भी जगह इन लोगों से छीनकर गोरे लोगों को दे दी जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर 60,000 से भी ज्यादा घर तोड़े जाते हैं, जिसकी वजह से ये लोग यहाँ पे काफी ज्यादा प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन ये प्रोटेस्ट दशकों से चल रहा होता है, और फिर आगे चलकर इस रंग वाले भेदभाव का अंत होता है। अब जो यहाँ की नई सरकार बनती है वो इस सेक्शन कि कौन कहाँ पर रह सकता है इसे बंद करवा देती है, और जिन ब्लैक लोगों को इकोनॉमिक डेवलपमेंट से दूर रखा गया था उन्हें शहरों में आने का अवसर दिया जाता है, और ये ब्लैक लोगों को
जहाँ पे भी जगह मिलती है वो वहाँ रहना चालू कर देते हैं। अब केप टाउन जैसे शहरों में टाउनशिप बनाए जाते हैं और फिर यहाँ पे लाखों घर बनाए जाते हैं। यहाँ पे पानी सप्लाई किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी भी सप्लाई की जाती है, लेकिन वो उतने बड़े स्तर पर नहीं हो पाती है क्योंकि यहाँ पे एक रुकावट होती है कि जितनी भी बची कुछ जमीनें थी वो सिटीज में होती हैं, जिसकी वजह से उन्हें इस रंग भेद वाली प्रथा को चालू रखना पड़ता है। और इसका परिणाम ये होता है कि लोगों को 3 तरह से डिवाइड कर दिया जाता है। पहला व्हाइट पीपल, दूसरा नेटिव अफ्रीकन्स और तीसरा ब्लैक पीपल। और इनको 2 अलग अलग जगहों पर रखा जाता है, जिसमें जो गोरे लोग होते हैं उनके घर सेपरेट होते हैं और ये लोग एक आलीशान जिंदगी बिताते हैं और ये काफी ज्यादा अमीर भी होते हैं। और दूसरी तरफ ब्लैक लोग बस्ती में रहते हैं, मतलब रूरल एरियाज में, और इनका एजुकेशन सिस्टम भी ज्यादा अच्छा नहीं होता है। और इन्हीं सब चीजों की वजह से गोरे लोगों ने ब्लैक पीपल्स को अपने नीचे रखा था। अब इन काले लोगों के ऊपर अत्याचार सिर्फ साउथ अफ्रीका में ही नहीं बल्कि अमेरिका जैसे देशों में भी होता आया है। दरअसल इस समय जो आप रैप सुनते हो इसके पीछे की एक दर्दनाक कहानी है। दरअसल 1970 में अमेरिका में इस रैप कल्चर की शुरुआत हुई थी, जिसे ब्लैक लोगों ने स्टार्ट किया था और उस समय गोरे लोग इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। और क्योंकि ब्लैक लोग काफी ज्यादा गरीब होते थे तो गोरे लोग इन्हें अपने पुराने कपड़े दिया करते थे, जो कभी छोटे होते थे तो कभी बड़े होते थे, और इन्हें काफी बुरी तरीके से ट्रीट भी किया जाता था। लेकिन इन लोगों ने इसे अपना एक सिंबल बना लिया और 1940 में जुबैलियन नाम का एक रैप बना डाला और इसके बाद ये काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए। और फिर सिविल राइट एक्ट 1964 के तहत इन्हें इनके अधिकार भी मिलने लगे और इसीलिए आज अमेरिका में सिर्फ 5 मिलियन ही नेटिव अमेरिकन से बचे हैं। और तो और यूएस के 44th प्रेसिडेंट बराक ओबामा ऐसे पहले आदमी थे जो अमेरिका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे, जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया था। अब भले ही इन्हें जितना भी नीचे रखने की कोशिश की गई हो, लेकिन ये लोग तो अपने दम पर ऊपर आ ही गए हैं। तो आइए अब ये समझ लेते हैं कि साउथ अफ्रीका में इनको जो डिवाइड किया गया है वो सही था या फिर गलत। देखिए, साउथ अफ्रीका में नामीबिया, केप टाउन, जोहान्सबर्ग जैसे बड़े डेवलप शहरों में इनको डिवाइड किया गया है और इसका असर इनके घरों के साथ साथ इनकी जॉब पे भी पड़ा है, क्योंकि व्हाइट लोगों की इनकम ब्लैक लोगों के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा होती है। और जहां पर ब्लैक लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट 40% है, वहीं पर व्हाइट लोगों में सिर्फ 7.5% है। और 1994 में साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला ने इन सब चीजों में बदलाव किया था। इन्होंने साउथ अफ्रीका को आजादी दिलवाई थी और इन रूल्स को भी हटवाया था, जिसके लिए इनको 27 साल जेल में बिताने पड़े थे। लेकिन आज भी केप टाउन जैसे शहरों में यही रूल चल रहे हैं। और तो और केप टाउन के पास ही ओरेनिया नाम का एक टाउन है, जहाँ पर सिर्फ व्हाइट लोग ही रह सकते हैं। यहाँ की करेंसी भी अलग है और यहाँ पर ब्लैक लोग जॉब तक नहीं कर सकते हैं। अब आप एक सिनेरियो अज्यूम करो कि आपका कलर ब्लैक है और आप किसी कंट्री या शहर में जॉब ढूंढने जाते हो, लेकिन आपको वहाँ पे कोई अच्छी जॉब नहीं मिलती है और आपको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट भी किया जाता है और हो सकता है आपको अपने ही देश में उसका नागरिक ना समझा जाए, तो आपको कैसा लगेगा? तो ऐसी चीजें साउथ अफ्रीका में लोगों को रोज फेस करनी पड़ती हैं। और यहाँ के लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट का रीजन यहाँ की सरकार है, क्योंकि केप टाउन जैसे बड़े शहरों में व्हाइट पॉलिटिशियन ज्यादा है, जिसकी वजह से ब्लैक लोगों को उतना प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है, सिर्फ उनके कलर की वजह से। और इन माई ओपिनियन इन सभी घटिया रूल्स को साउथ अफ्रीका से हटा देना चाहिए। वैसे आपके इसके बारे में क्या विचार है कि ये सही है या फिर गलत? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप सबका धन्यवाद इस वीडियो के साथ जुड़ने के लिए।